हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि सोशल साइंस का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे और आगे बढ़ रहा है और हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन जो हमारा तीसरा चैप्टर था इतिहास का बिहार बोर्ड के लिए 10th के लिए, वो खत्म हो चुका था तीसरा चैप्टर। और तीसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहा होगा, क्योंकि दो चैप्टर्स का ऑलरेडी मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया है। और तीसरे चैप्टर्स में भी उसी प्रकार जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स की पॉसिबिलिटीज है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पॉसिबिलिटीज हैं, वो मैं लेकर आ गया हूँ आपके पास एक बार फिर से। तो आइए बिना लेट किए शुरू करते हैं द बिहारीज एकेडमी के साथ अपने बिहार बोर्ड के हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि यहाँ के अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। जितना ऑब्जेक्टिव मैं बता दूंगा उसके अलावा आपके पास और कोई ये नहीं होगा, दूसरी किताब पढ़ने के रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा होगा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का, कि हिंद चीन देश किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जो कि मैंने बताया है ऑलरेडी कि हिंद चीन जो देश है, ऑब्वियस सी बात है, हिंदुस्तान का हिंद और चीन दोनों है, तो फिर क्या है, एशिया महाद्वीप का ये देश होगा। तो एशिया महाद्वीप का ये अंतर्गत आता है हिंद चीन देश। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है अपना, वो होगा कि हिंद चीन देश एशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा क्वेश्चन वो है दक्षिण पूर्वी एशिया। एशिया में भी हमने ऑलरेडी आपको मैप से बताया था कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है, फिर नॉर्थ ईस्ट या मतलब जो भी चीजें हैं। तो फिर वो दक्षिण पूर्वी एशिया, एशिया के ही दक्षिण पूर्वी साइड पर क्या है, ये हिंद चीन देश है। यह वर्तमान में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है प्रायद्वीप। ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हम लोग पता है, 2.80 करीब लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 3 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। हिंद चीन प्रायद्वीप क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने बताया है। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये 3 देश हैं जिससे बना हुआ है क्या, अपना हिंद चीन देश। हिंद चीन की उत्तरी सीमा किन देशों को छूती है। उत्तरी सीमा हमने बताया है, सब बताया आपको। अगर आपने एक बार वीडियो देखा हुआ है तो आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल ही सटीक तरीके से आपके दिमाग में बैठ रहे होंगे और आप जवाब दे पा रहे होंगे। तो हिंद चीन क्षेत्र की उत्तरी सीमा है चीन और म्यांमार। अगला क्वेश्चन 6 नंबर की, हिंद चीन क्षेत्र के दक्षिण में कौन सा सागर है। हिंद चीन के दक्षिण में अपना चीन सागर है। कौन सा सागर, चीन सागर है। तोंगकीन एवं अन्नाम किस देश के प्रांत है। तोंगकीन और अन्नाम, जो कि मैंने बताया था कि इस पे चीन का कब्जा हुआ हुआ करता था कभी, तो उसका जो प्रांत है ये वियतनाम के प्रांत है, वियतनाम की जगह है तोंगकीन और अन्नाम। अब बात करते हैं तोंगकीन, अगला क्वेश्चन कि तोंगकीन एवं अन्नाम पर प्राचीन में किस देश का प्रभाव था। चीन का। अभी मैंने बताया कि चीन का प्रभाव था। तीसरी शताब्दी में तोंगकीन एवं अन्नाम प्रांतों पर किसका प्रभुत्व था, शी हुआंग टी। ये मैंने कोई भी क्वेश्चन जो है अपने से, मतलब कि इन द सेंस की, मतलब कि मैं दूसरे जगह से रिसोर्सेज लेके, या मतलब कि ऐसा कि ज्यादा ब्रिलियंट बनने के चक्कर में दूसरे जगह से क्वेश्चन या दूसरे रिसोर्सेज से क्वेश्चन लेके मैंने नहीं बनाया। आपकी किताब में सारा कुछ लिखा हुआ है कि तीसरी शताब्दी में किसके तुर्कीन और अन्नाम तो किन प्रांतों पर किसका प्रभुत्व था। तो सी हुआंग टिंग करके एक व्यक्ति थे उनका। सी हुआंग टी के बाद इन क्षेत्रों में किसने प्रभुत्व जमाया। सी हुआंग टिंग जब चले गए तो उसके बाद कौन आया, बूती। बूती किस वंश के शासक थे, हान वंश के। कौन से वंश, बूती जो थे वो हान वंश के शासक थे। उसके बाद 15वीं शताब्दी में वियतनाम के तुंगकीन तथा अन्नाम प्रांत में किसने शासन किया, तो यूंग ली। ये ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है कि ना आए, लेकिन जो आपकी किताब में दिया हो जितने पॉसिबिलिटीज है मैं बनाऊंगा ही, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन पूछते कि 15वीं शताब्दी में तुंगकीन और अन्नाम प्रांत पर किस वंश का शासक था, तो यूंग ली। ठीक है, यूंग ली किस वंश के शासक थे, मिंग। यूंग ली किस वंश के शासक थे, मिंग वंश के। और 19वीं शताब्दी में तोंगकीन एवं अन्नाम प्रांत किस वंश के शासक अधीन थे, तो मंचू। मंचू शासन के अधीन था कौन, 19वीं शताब्दी में तोंगकीन और अन्नाम प्रांत। अब देखिए यहां से यहां तक में आप देख रहे होंगे कि तीसरी शताब्दी से लेके ये यहाँ शुरू होता है कि प्राचीन में किस देश का प्रभाव था, उसके बाद किस देश का प्रांत है। उसके बाद तीसरी शताब्दी से लेके और लास्टली कहाँ तक मैंने बता दिया आपको, 19वीं शताब्दी तक किसका किसका प्रभुत्व रहा है तुंगकीन और अन्नाम पे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से रख लीजिएगा, तीसरे में, 15वें में, 19वें में कौन कौन से वंश का शासक है वो देख लीजिएगा। तुंगकीन तथा अन्नाम प्रांत में बौद्ध धर्म के साथ साथ किस दर्शन का प्रभाव था। बौद्ध धर्म का तो प्रभाव था ही, कहाँ पे, तुंगकीन और अन्नाम में। वहां पे कन्फ्यूशियस भी, एक कन्फ्यूशियस दर्शन का भी प्रभाव था, याद रखें कन्फ्यूशियस दर्शन है। लाओस कंबोडिया पर, अगला क्वेश्चन कि लाओस कंबोडिया पर किस संस्कृति का प्रभाव था, तो लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। याद रखिएगा कि लाओस और कंबोडिया, वियतनाम पे आप देखा आपने चीन का प्रभाव, बौद्ध धर्म का प्रभाव, कन्फ्यूशियस का प्रभाव, लेकिन लाओस कंबोडिया पर किस संस्कृति का प्रभाव, भारतीय धर्म का। कंबुज राज्य की स्थापना कब हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंबुज राज्य जो है कंबोडिया, वो 4वीं शताब्दी में उसका स्थापना हुआ था।
भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो लाओस और कंबोडिया में जो कम्बोज था वही था भारतीय संस्कृति का केंद्र। अंकोर वाट मंदिर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इससे बनेंगे कि अंकोर वाट का मंदिर किसका निर्माण कब हुआ, ये ठीक है। तो मैंने बताया है ऑलरेडी 11वीं, 12वीं या 13वीं, मैंने ऑप्शन दिया है, लेकिन 12वीं शताब्दी आपको याद रखना है कि अंकोर वाट का मंदिर जो बना है वो कहाँ बना है? 12वीं शताब्दी में बना। अंकोर वाट का मंदिर किस शासक ने बनाया? तो राजा है सूर्यवर्मा द्वितीय, याद रखिएगा, बहुत ईजी है। सूर्य, अभी भी छठ खत्म हुआ है, सूर्य की आराधना करते हैं हम लोग, तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर वहां पे बनवाया था। कम्बोज का पतन कब हुआ? कम्बोज जब बना है कब? मैंने अभी भी बताया, कम्बोज बना है आपका कब? 4वीं शताब्दी में, और इसका पतन हुआ है 16वीं शताब्दी में, ठीक है, याद रखेंगे 16वीं शताब्दी में पतन हुआ है। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया क्षेत्र का नाम हिंद चीन क्यों पड़ा? ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, एक लाइन में दे देगा कि क्षेत्र कुछ देशों पर चीन तथा कुछ देशों पर हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? हिंद चीन पड़ा था। मैंने ऑलरेडी उसमें बताया है डिस्क्रिप्शन में। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की? कब की वास्को डी गामा ने भारत की खोज? 1498 में। कब? 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ के व्यापारी थे? पता है, पुर्तगाल के व्यापारी थे। वे पहले व्यापारी किस देश के थे जो भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से जुड़े? सबसे पहले कौन आया था व्यापार करने के लिए? पुर्तगाली आए हुए थे, ये सीक्वेंस आपको याद रखना चाहिए। तो पुर्तगाली आए हुए थे। पुर्तगालियों ने किस स्थान को केंद्र बनाकर हिंद चीन देशों के साथ व्यापार शुरू किया? मलक्का। हिंद चीन में जब वो पहुंचे तो उन्होंने क्या किया? मलक्का को क्या बनाया? अपना केंद्र बनाया पुर्तगालियों ने, और वहीं से व्यापार स्टार्ट किया। हिंद चीन में कंपनियों के आगमन को क्रमानुसार से जाए। हिंद चीन, ठीक है, वैसे एशिया में भी यही क्रम है, लेकिन फिर भी हिंद चीन में जान लीजिए, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर इंग्लैंड, फिर फ्रांसीसी लास्ट में आए हुए। याद रखिएगा इस सीक्वेंस को, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये आता रहता है। सारी कंपनियों में से किसने हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का या रखने का प्रयास किया? सारी कंपनियों में से किसने? तो हिंद चीन में किसने प्रयास किया था? हमने लेक्चर पढ़ा है, तो फ्रांस ने सबसे पहले आया, और फ्रांस क्या किया इन्होंने? यहाँ पे हिंद चीन में प्रभुत्व जमाने की कोशिश की। मतलब लास्ट में आए, लेकिन फिर भी प्रभुत्व जमाने की कोशिश की। फ्रांस ने अन्नाम को कब सैन्य बल पर संधि करने के लिए क्या कर दिया? बाध्य कर दिया, ठीक है, 1862 ईस्वी में सैन्य बल पर बाध्य कर दिया। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? यही था, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी, व्यापार करने आए थे, और व्यापार ही इनका क्या था? पहला उद्देश्य था। याद रखिएगा, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का क्रम, ये याद रखिएगा दोस्त, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएगा तब आएगा, लेकिन फिर भी 1862 में इन्होंने कोचीन चीन पर अधिकार किया है, 1863 में कंबोडिया पर, 1864 में अन्नाम पर, 1904 में किस पे? लाओस पे, ठीक है, याद रखिएगा। तोंगकीन क्षेत्र के जीवन का आधार क्या था? जो तोंगकीन क्षेत्र लाओस कंबोडिया में, वो उसका क्षेत्र का जो जीवन का आधार था लाल घाटी थी। याद रखिएगा, लाल घाटी किसकी? तोंगकीन क्षेत्र के जीवन का आधार था। उसके बाद कंबोडिया के जीवन का आधार क्या था? कंबोडिया के जीवन का आधार मेकांग नदी का मैदानी क्षेत्र। वहां पे क्या देखा आपने? तोंगकीन क्षेत्र का लाल घाटी, और कंबोडिया के जीवन आधार मेकांग नदी। कहीं भी जो मतलब कि क्षेत्र होते हैं वहां पे ज्यादातर जो जीवन का आधार होता है वो क्या होती हैं? नदियां ही होती हैं, क्योंकि नदियां बहुत सारी चीजें देती है आपको। आसपास आपके खेतों का मतलब कि विस्तार हो सकता है, बढ़िया खेती होगी, खेती होगी तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले भोजन ही चाहिए आदमी को। तो भोजन अगर हो रहा है तो फिर सब लोग संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे तो सब आपकी अर्थव्यवस्था और सारी चीजें क्या रहेंगी? सही रहेंगी। तो उसी प्रकार यहाँ भी हाल है कि कंबोडिया के जीवन का आधार मेकांग नदी। कोचीन चीन के जीवन का आधार देखिए, जैसे कि अफ्रीका में आप बोलते हो नील नदी का उपहार मिस्र, ठीक है, वो इलाका, अपने यहाँ का इलाका देख लीजिए, भोजपुरी बेल्ट जो भी है वो कोई किसी ना किसी नदी, मतलब गंगा नदी पे ये डिपेंड है, ठीक है। तो इस तरह से जीवन आधार क्या कह सकते हैं? गंगा नदी। तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं कि हिंद चीन में सर्वप्रथम किस देश ने कृषि की उत्पादक बढ़ाने के लिए जल निकासी प्रथा या मतलब कि उसका प्रारंभ किया था, नहरों का समुचित व्यवस्था किया? वही फ्रांस आया था, और फ्रांस ने बहुत सारा शोषण भी किया था, और फ्रांस ने ही इनका उद्धार भी थोड़ा बहुत किया, मतलब कृषि में इनको आगे बढ़ाया। तो वही नहर वहरों का जो इस्तेमाल किया था वो फ्रांस ने किया था। वियतनाम कब तक विश्व का तीसरा चावल निर्यातक देश बन गया? 1931 ईस्वी तक। वही सब सुधारों की मतलब कि ये एक प्रभाव था, सुधारों का प्रभाव था जब फ्रांसीसी आए थे हिंद चीन में, ठीक है। तो उन्होंने जो भी सुधार किए सिंचाई के इसमें, तो 1931 ईस्वी तक चावल के रूप में इनका तीसरा चावल निर्यातक बन गया था। कौन? वियतनाम। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या था? एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। फ्रांसीसी कोल किसे कहा जाता है? हिंद चीन में बसने वाले लोग जो कहलाते थे वो फ्रांसीसी कोल, ठीक है, हिंद चीन में बसने वाले लोग। दुई तान होई, देखिए क्रांतिकारी थे ये पहले। तो दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तब फान बोई चाउ ने दुई तान होई नामक संस्था की स्थापना की थी। दुई तान होई क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। दुई तान होई की स्थापना कब हुई?
तो 1903 ईस्वी में। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुई तान होई से या मतलब फान बोई चाओ से कोई ना कोई क्वेश्चन, या हो ची मिन्ह से कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन के नेता कौन थे? कुआंग दे। ये पहले नेता थे कुआंग दे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम, बहुत ही फेवरेट ये क्वेश्चन और बहुत ही फेवरेट किताब की द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम, फान बोई चाओ। ठीक है, फान बोई चाओ ने क्या किया था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम लेकर आए थे। वियतनाम कुआन फुक होई, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फान चू त्रिन ने। किसने? फान चू त्रिन ने वियतनाम कुआन फुक होई मतलब वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, दोनों क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ज्यादातर हो सकता है चांसेस यही है कि वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो फान चू त्रिन ने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 45 नंबर कि चीन में सत्ता परिवर्तन किसके नेतृत्व में हुआ था? चीन में सत्ता परिवर्तन sun यat-sen के नेतृत्व में हुआ था। ये क्वेश्चन सब आपके किताब में ही, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपकी किताब में ही है, इसमें आपको हटने की या मतलब छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये सब आप पॉसिबिलिटीज आप रखिए कि आप आएगा ही आएगा और उसको आप प्रैक्टिस करके चलिए। ठीक है, आगे जाके हम जब इंपॉर्टेंट करवाएंगे टॉप 50 या टॉप 30 या जो भी चीजें, वो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये चीज आपको अभी चाहिए कि एक एक क्वेश्चन करके एक बार किताब पढ़, एक बार लेक्चर देखिए, एक बार किताब पढ़िए और एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, बस काफी है आपके लिए। ऑब्जेक्टिव कोई नहीं छूटने वाला है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का आप लोग जानते हैं कितना महत्व है। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ? 1914 ईस्वी में। याद रखिएगा, इजी ट्रिक में बताता हूँ। वियतनामी राष्ट्रवादी दल अगर क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखिएगा कि भाई 1914 में क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध, और वियतनामी राष्ट्रवादी दल का भी उसी समय स्थापना हुआ। 1914 में विश्व युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन किसने किया? देशभक्तों ने किया। 1917 ईस्वी में हो ची मिन्ह ने कहा साम्यवादियों का एक गुट बनाया? 1917 ईस्वी में हो ची मिन्ह ने एक गुट बनाया था साम्यवादियों का, वो था पेरिस में। कहां पे? पेरिस में। न्यूगन आई कोक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूगन आई कोक किसका नाम था? हो ची मिन्ह का ही नाम था। क्या? न्यूगन आई कोक। बाद में हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने कहां चले गए? मॉस्को। हो ची मिन्ह। वियतनामी क्रांतिकारी दल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब हुआ? 1925 ईस्वी में। ठीक है, 1925 ईस्वी में किसका गठन हुआ? वियतनामी क्रांतिकारी दल का। वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया? और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यह मैंने दिया है फाचू त्रिन, हो ची मिन्ह, फान बोई चाओ, sun yat-sen, सबका एक ही तरह का नाम होता है, लेकिन हो ची मिन्ह याद रखना है कि वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना किसने किया है भाई? गठन किसने किया है? हो ची मिन्ह ने। हो ची मिन्ह ने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसकी प्रेरणा से की? किसकी प्रेरणा से की? तो भाई किसकी प्रेरणा से की? याद रखिएगा, साम्यवाद की प्रेरणा से। ठीक है, साम्यवाद उनके मतलब की जहन में था और साम्यवाद से प्रभावित थे हो ची मिन्ह। तो भाई वियतनाम जो है हो ची मिन्ह ने वियतनामी क्रांतिकारी दल गठन उसी के प्रभाव से किया था। वियतनाम कांग शान देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो हो ची मिन्ह ने की थी। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1930 ईस्वी में। याद रखिएगा, दो पार्टी हो गई ना, कि कौन कौन सी? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी और वियतनामी क्रांतिकारी दल। याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी और क्रांतिकारी दल दोनों का वियतनाम से कौन किया है? हो ची मिन्ह ने। कब किया है? 1930 ईस्वी में। अनामी दल की स्थापना किसने की है? अनामी दल, क्या नाम है? जोंगुएन आई। ठीक है, जोंगुएन आई किसका? अनामी दल की स्थापना की थे। अब देखो, याद करने का ट्रिक ये भी हो सकता है कि अ है, अनामी में अ है और इसमें आई है, अ आई याद रखोगे तो याद रहेगा। अनामी दल किससे प्रभावित थी? कहां से प्रभावित थी भाई? मॉस्को के कैंटन से। ठीक है, मॉस्को के कैंटन से। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? अभी देखते जाइएगा, 3 आ गए। जो हो ची मिन्ह है, इन्होंने 3 इसकी स्थापना कर दी। देखिए, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, उसके ऊपर था वियतनामी क्रांतिकारी दल, और एक आपका हो गया ये अपना अगला कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग। ठीक है, ये तीनों का याद रखना है, कम्युनिस्ट, स्वतंत्रता और जो भी है वो हो ची मिन्ह ने किया है तीनों का। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ जापान द्वारा कहां आक्रमण किया गया जिससे अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ? पर्ल हार्बर पर आक्रमण जैसे ही हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में, जापान ने किया। पर्ल हार्बर नामक एक द्वीप था, एक ये था, वहां पे उन्होंने आक्रमण किया और वहीं से अमेरिका शामिल हुआ। किस घोषणा के पश्चात जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया? जापान ने आत्मसमर्पण किया पोट्सडैम। पोट्सडैम की घोषणा मैंने दिया है, ओस्टरडैम, अम्स्टरडैम। देखिए कितना क्लोज मैं अपने दिमाग से बना के, और इसको मैं आपके साथ इतना मेहनत करता हूं मैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी कि इसको सिर्फ पढ़िए ही नहीं, अपने ही सिर्फ मत पढ़िए, इसको फॉरवर्ड कीजिए। मैं इसका पीडीएफ का जल्द इंतजाम करता हूँ, एक टेलीग्राम ग्रुप या मतलब कि आपके नीचे लिंक में ही मैं, हो सकता है कि मैं इसको प्रोवाइड करा दूं सारे वीडियोस का, जितने वस्तुनिष्ठ है उनका ऑब्जेक्टिव सारा कुछ। ठीक है, आप निकलवा लीजिएगा अपने प्रिंटर से। वियतनामी राष्ट्रवादी किसके नेतृत्व में लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार की स्थापना की थी? वियत मिन्ह। ठीक है,
वियतनाम में राष्ट्रवादियों ने किस दिन लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार की स्थापना हुई? 2 सितंबर 1945 को हुआ कि भाई लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार की स्थापना होगी। याद रखिएगा डेट एग्जैक्टली 2 सितंबर 1945 को। वियतनामी सरकार का प्रधान कौन रहा? हो ची मिन्ह। वियतनामी सरकार जब बनी, मतलब वही गणतंत्रीय शासन बना, गणतंत्रीय शासन आया वहां पे वियतनाम में, तो फिर कौन बना? हो ची मिन्ह प्रधान बने। हनोई समझौता बहुत इंपॉर्टेंट। हनोई समझौता किसके बीच? फ्रांस और वियतनाम की। फ्रांस छोड़ के चला गया हनोई समझौता से। हनोई समझौता कब हुआ? 6 मार्च 1946 को। जेनेवा समझौता बहुत इंपॉर्टेंट। जेनेवा समझौता कब? 1954 में। याद रखिएगा एग्जैक्टली, ये याद रखिएगा मई 1954 में। उलझाएगा जो मार्च अप्रैल मई जून करके ही उलझाएगा, तो ये आप करेंगे कि मई 1954 में क्या हुआ भाई? जेनेवा समझौता हो गया था। जेनेवा समझौता किस समस्या पर वार्ता के लिए हुआ? तो हिंद चीन समस्या पर वार्ता के लिए कौन सा हुआ? जेनेवा समझौता हुआ। किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? जेनेवा समझौता। पूरा वियतनाम हमको पता है, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में किसका शासन होने लगा? फिर हो ची मिन्ह की सरकार होने, साम्यवादी सरकार, और नीचे में पूंजीवादी, उसके बाद दक्षिणी वियतनाम में। ठीक है, तो इस समझौते से 2 हिस्सों में बढ़ गया कौन? अपना पूरा वियतनाम। जेनेवा समझौता से हुआ क्या था? एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन हुआ। एक धार्मिक आंदोलन था, याद रखिए। एक धार्मिक आंदोलन सिर्फ याद रखिए तब भी चलेगा। हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ? 1939 ईस्वी में। याद रखिएगा, इसको भी ट्रिक बता देता हूं मैं। हुआ आंदोलन मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ है, और हुआ आंदोलन भी 1939 में ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुइन फू शो। ठीक है, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है दोस्त, लेकिन आपको थोड़ा सा एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, 2 बार बोलेंगे आप याद हो जाएगा। हुआ याद रखेगा, हुआ हु। ठीक है, हुआ हु तो हुइन फू शो याद रहेगा। जेनेवा समझौता क्रियान्वयन की देखभाल के लिए जिस सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन हुआ, उसके सदस्य कौन? ठीक है, समझौता के लिए 3 राष्ट्रीय सदस्यों का ये हुआ था, निर्माण हुआ था। भारत था, कनाडा था और पोलैंड था। ठीक है, जेनेवा समझौता के परिणाम स्वरूप दक्षिणी वियतनामियों में अमेरिकी समर्थित बाओदाई सरकार का संचालन किसके हाथों में था? न्यू दिन दियम। ठीक है, दक्षिण वियतनाम में द्राक्ष घराने के 3 सौतेले भाइयों, इनके बीच में लड़ाई हुआ था। इनका नाम याद रखें, नहीं याद रखें कोई बात नहीं है, लेकिन एक कहानी की तरह याद रखिएगा। शुअन फूमा, शुफन बोंग और फूमी नौशवान। शुफन बोंग पासपोर्ट लाओ भी कहलाते थे। अभी आएगा क्वेश्चन कि दक्षिण वियतनाम में कौन सा राष्ट्रकूट पाथेट लाओ के नाम से? ये बहुत इंपॉर्टेंट। पाथेट लाओ के नाम से कौन? तीनों भाई थे, उसको याद रखो, चाहे इनका नाम जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाथेट लाओ बोलते थे सुफन बोंग को। नियो लियो हक्सत एनएलएचएस पार्टी का गठन किसने किया? अभी तक तो हम लोग देख रहे थे ज्यादातर पार्टी का गठन जो ऊपर में वियतनाम में था, वो 3 पार्टी का गठन किसके द्वारा? हो ची मिन्ह के द्वारा। लेकिन नियो लियो हक्सत का जो ये किया है, पाथेट लाओ ने किया। ठीक है, याद रखिएगा। गृह युद्ध का प्रमुख कारण लाओस में यही था, तीनों सौतेले भाइयों के आपसी राजनीतिक वर्चस्व का संघर्ष था। ज्यादातर वही होता है, जहां पे संघर्ष होता है वहां पे राजघराने का ही लड़ाई होता है कहीं ना कहीं। किसने सन 1970 में लाओस पर आक्रमण कर जॉर्ज के मैदान पर कब्जा कर लिया? पाथेट लाओ। ठीक है, पाथेट लाओ ने क्या किया? जॉर्ज के मैदान पर कब्जा किया था। सन 1954 में जेनेवा समझौता द्वारा किसे कंबोडिया का शासक बना दिया गया? अब लाओस की बात हो गई, अब कंबोडिया पे आते हैं। कंबोडिया में भाई नरोत्तम सिन्हानुक को बनाया गया था, क्या यहाँ का प्रधान शासक बनाया गया था। जब लाओस तथा कंबोडिया में गृह युद्ध का संकट बना हुआ था, उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय कौन थे भाई? निक्सन थे, जिनको पसंद नहीं था इनका किसका? जो नरोत्तम सिन्हानुक थे, इनका क्रियाक्रम मतलब कि इनका कार्यक्रम जो है, कार्य काम करने का जो तरीका है, उनको पसंद नहीं था, तो इसको चाहते थे निक्सन की हटा दे। कंबोडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? याद रखिएगा, कंपूचिया। कंपूचिया या कंबोडिया एक ही चीज है। कंबोडिया का नाम बदलकर कंपूचिया कर दिया गया। नरोत्तम सिन्हानुक के पश्चात किसने कंबोडिया प्रशासन शुरू किया? ख्यू सम्फान और पोलपोट ने। मैंने बोला कि अमेरिका इससे नाराज था और अमेरिका ने इसको तख्ता पलट किया, और उसके बाद ख्यू सम्फान और पोलपोट जो हुए ये हुए। मार्क्सवादी विचारधारा के थे ख्यू सम्फान और पोलपोट। किस विचारधारा के साथ शासन किया? मार्क्सवादी। अब इनको भी कौन हटाएगा देखते हैं। जेनेवा समझौता वियतनाम किन 2 राज्यों में? दक्षिण उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, मैंने बता दिया है। जेनेवा समझौता पश्चात उत्तरी वियतनाम में कौन सी सरकार बनी? साम्यवादी सरकार। कौन सी सरकार? साम्यवादी सरकार बनी थी जेनेवा समझौता पश्चात उत्तरी वियतनाम में। ठीक है, उत्तरी वियतनाम ऊपर की ओर साम्यवादी, वही हो ची मिन्ह सरकार, और दक्षिण वियतनाम में पूंजीवादी सरकार। दक्षिण वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने हो ची मिन्ह के खिलाफ किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया था? शांति को खतरा। दक्षिण वियतनाम में क्या हुआ था? साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने हो ची मिन्ह के खिलाफ एक पत्र जारी किया था, जिसका नाम है श्वेत पत्र, जिसका नाम है शांति को खतरा। वो बोल रहे थे कि इनको शांति, मतलब कि इनसे शांति को खतरा है। नापाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रासायनिक हथियार। मैंने ऑलरेडी बताया है, क्रूरतापूर्वक जो हुआ था,
माइलीगांव की घटना, ऊपर से नापाम, वियतनाम में बहुत सारी चीजें हुई थी अमेरिका के द्वारा, तो उसमें से एक था नापाम। नापाम नामक हथियार था, कौन सा हथियार था? ये रासायनिक हथियार नापाम। नापाम के साथ किसका मिश्रण कर अग्नि बम बनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा साइंस वाला क्वेश्चन है ये। तो भाई नापाम के साथ गैसोलीन मिलाइएगा तो क्या बनेगा? बम, अग्नि बम बनेगा। किस दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रशेल। बहुत ही महान महान उस समय ये थे, तो एक रशेल नाम के विद्वान थे, उन्होंने इसको अमेरिका को बहुत गलत मतलब ये किया कि भाई आप कटघरे में हैं, आपने गलती की है। रशेल कौन थे? एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। माइली गांव क्या था? मतलब वही एक गांव था, मतलब कि वियतनाम का ही, याद रखिएगा। माइली गांव क्या था? तो एक वियतनाम का गांव था। माइली गांव कहाँ का गांव था? दक्षिणी वियतनाम का, ठीक है, दक्षिणी वियतनाम का। माइली गांव की घटना किस बात का प्रतीक है? अमेरिकी सेना की क्रूरता का। अमेरिका सेना की क्रूरता, माइली गांव की घटना जाके अभी आग नहीं पढ़े भी हैं तो आप मेरी जाके लेक्चर पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़िएगा तो किताब ही पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा माइली गांव की घटना कितना दर्दनाक था। ठीक है, अब देखते हैं वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? वियतनाम युद्ध की समाप्ति कब हुई? 27 फरवरी 1973 को। और उत्तरी तथा दक्षिण वियतनाम का एकीकरण हुआ अप्रैल 1975 को। याद रखिएगा, जेनेवा समझौता कब हुआ है? मई 1954 को। और लास्टली जब वियतनाम का एकीकरण हुआ है वो अप्रैल 1975 में। एजेंट ऑरेंज, नापाम अभी क्या था? रासायनिक हथियार था। एजेंट ऑरेंज क्या था? जहर। ठीक है, ये जहर भी बरसाया गया था पूरा, ताकि जितना भी पेड़ पौधा जो खेत था वो क्या हो गया था? जल गया था। एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किस लिए होता है? जंगलों को खत्म करने के लिए, खेतों को खत्म करने, जंगलों को खत्म करने के लिए। वियतनाम में उस समय किसे देवी की तरफ पूजा जाता था? त्रिअयु। त्रिअयु कौन थी भाई? एक देवी थी, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कि त्रिअयु कौन थी। त्रि मतलब जानते ही हैं, वैसे त्रि तो हम लोग यहाँ देवता का है, लेकिन इसका उल्टा याद रखिएगा, त्रिअयु कौन थी? देवी थी। हो ची मिन्ह मार्ग क्या था? याद रखिएगा, हनोई से चलकर, हनोई एक नदी था, हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया सीमा क्षेत्र गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम था। पूरा हनोई से लेके और लाओस कंबोडिया होते हुए दक्षिण वियतनाम तक। हो ची मिन्ह की मृत्यु कब हुई? याद रखिएगा, 1968 ईस्वी में हो ची मिन्ह की मृत्यु हुई। जिस घटना के पश्चात अमेरिका की वियतनामी नीति की आलोचना होने लगी? माइली गांव की घटना। मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि माइली गांव की घटना आप एक बार जाके पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा माइली गांव की घटना क्या है। तो किसके बाद आलोचना होने लगी अमेरिका की? किस घटना के बाद? माइली गांव की घटना के बाद। तो पूरा पूरा गांव जला दिया गया था, बलात्कार, गांव जला दिया गया और बहुत ही गंदे तरीके से लोगों को मारा गया था। किस घटना के पश्चात राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री की योजना की घोषणा की? निक्सन ने, ठीक है। कौन से राष्ट्रपति थे? निक्सन ही थे जिन्होंने 5 सूत्री घोषणा ले आई। अब देखिए, यही था अपना 104 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव से, इस तीसरे चैप्टर से, जिनमें राष्ट्रवादी आंदोलन से आपको मिला है। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता, आप देख लीजिएगा एक बार, अगर कहीं और मिलेगा तो आप बना लीजिएगा, लेकिन हमको नहीं लगता, हम बहुत मेहनत करके इस चीज को बनाते हैं। तो आप इस चीज को और आगे बढ़ाइए, देखिए अच्छे समझ से, और 40 नंबर गुरु लेके आना है हम लोग को, ठीक है। 40 में 40 करके आना है हम लोग को। 48 क्वेश्चन होगा, 8 क्वेश्चन छोड़ना होगा, 40 क्वेश्चन करना होगा, उस सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे अटेम्प्ट, इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तब। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिए। अगले क्लास में फिर से मैं मिलता हूँ। भारत में राष्ट्रवाद अगला चैप्टर है, वो मैं लेकर आऊंगा, और बाकी इकोनॉमिक्स में मैं अभी 23 से लेकर आऊंगा, और ग्रामर भी। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए बिहारीज अकेडमी से, और उसको आगे बढ़ाते रहिए इस चैनल को। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए मिलते हैं। जय, बाय।